ठीक है भाई, चलो फिर सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने आरबीसीज की अपन बात कर रहे थे, और आरबीसीज का अपन ने सामान्य संख्या देख ली थी। 50 से 55 लाख सामान्य संख्या थी हमारे पास। जीवन काल 120 दिन था, और हमने देख लिया था सामान्य आकार में बायकॉन्केव होते हैं और केंद्रक नहीं होता। किसी भी स्तनधारी के परिपक्व आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक भी नहीं होता, कोई कोशिकांग भी नहीं होता। ये एक अनुकूलन है कि सारा का सारा हीमोग्लोबिन एकत्रित हो सके। अब औसतन हीमोग्लोबिन का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है आरबीसी या हीमोग्लोबिन का सामान्य मान। हीमोग्लोबिन का सामान्य मान 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। तो लिख लेंगे हीमोग्लोबिन का सामान्य मान है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। अब आरबीसीज या हीमोग्लोबिन दोनों का काम सेम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन किसमें काम करता है? सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसों के परिवहन में काम करता है। तो जो काम हीमोग्लोबिन का होगा वही काम किसका होगा? आरबीसी का। तो हीमोग्लोबिन हो या आरबीसी हो, काम किसमें करेंगे? गैसों के परिवहन में करेंगे, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है, आरबीसी के परिपक्वन के लिए दो मुख्य विटामिन चाहिए। एक तो विटामिन बी 12 जिसे कहते हैं साइनोकोबैलेमिन, और एक होता है फोलिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी के परिपक्वन के लिए कौन से विटामिन चाहिए? साइनोकोबैलेमिन, बी 12 और फोलिक अम्ल। तीसरा, देखो आरबीसी में भर भर के ऑक्सीजन है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसको स्थानांतरित करता है। लेकिन आरबीसी में कौन सा कोशिकांग नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन होते हुए भी वो केवल अवायवीय श्वसन ही करेगा। लिखेंगे पॉइंट्स। पहला तो आरबीसीज अथवा हीमोग्लोबिन आरबीसीज अथवा हीमोग्लोबिन गैसों के परिवहन में कार्य करते हैं। आरबीसीज अथवा हीमोग्लोबिन गैसों के परिवहन में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी के परिपक्वन हेतु आरबीसी के परिपक्वन हेतु विटामिन बी 12, आरबीसी के परिपक्वन हेतु विटामिन बी 12 यानी जिसे ब्रैकेट में कहते हैं साइनोकोबैलेमिन एवं फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं। आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबैलेमिन एवं फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसीज में केवल अवायवीय श्वसन देखा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसीज में केवल अवायवीय श्वसन देखा जाता है। ठीक है, अब दो चीजें हैं।
शरीर में आरबीसी की संख्या कम भी हो सकती है और आरबीसी की संख्या अधिक भी हो सकती है। दोनों अवस्थाएं। आपके पास सामान्य संख्या 50 से 55 लाख है, हमें पता है। अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो आरबीसी की संख्या कम हो जाने को हम क्या कहते हैं? अनीमिया। आरबीसी की संख्या या खून की कमी हो जाती है। जब हम कहते हैं ना खून की कमी है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम है मतलब आरबीसीज कम है, तो उसे क्या कहते हैं? अनीमिया। अब अनीमिया भी हमारे पास 3 प्रकार का हो सकता है। एक जिसे हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक अनीमिया, एक होता है परनीशियस अनीमिया, और एक आपके पास मैक्रोसाइटिक अनीमिया। 3 तरह के अनीमिया होते हैं। माइक्रोसाइटिक अनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है, परनीशियस अनीमिया में विटामिन B12 की कमी होती है, और मैक्रोसाइटिक अनीमिया में फोलिक अम्ल की कमी है। देखो भाई, हमको पता है आरबीसी को परिपक्व करने में फोलिक अम्ल चाहिए, B12 चाहिए। तो B12 की कमी से हीमोग्लोबिन कम होगा, फोलिक एसिड की कमी से B12 कम होगा, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, तो आयरन की कमी से भी अनीमिया होगा। आरबीसी की अधिक संख्या वाली अवस्था को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। और ये आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा। जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी के कारण नौजिया, आपको सांस की प्रॉब्लम आती है, उल्टी जैसा प्रतीत होता है, तो शरीर अनुकूलन 3 तरीके से करती है। आरबीसी का उत्पादन बढ़ा देती है, आरबीसी की संख्या बढ़ा देती है, श्वसन दर बढ़ा देती है, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बंधुता कम कर देती है। तो आरबीसी की अधिक संख्या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, और उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। बना लो, चार्ट बना लो सीधा। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखनी है। अगर रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक है, अगर मान लो किसी कारणवश रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाएगा, तो जब रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाता है तो ये सारे आरबीसीज जो हैं वो सिक्के के रूप में एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखो, नदी तेज बह रही है या नदी धीमे बह रही है, जैसे नदी का प्रवाह धीरे होता है, सारे पत्थर कंकड़ एक दूसरे से एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ही रुधिर का प्रवाह धीमा होगा, ये सारे आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर सिक्के के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? रोलिएक्स मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो रोलिएक्स मिक्सचर कुछ नहीं है, जब आरबीसीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसा कब होता है? जब रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाता है। और जब ये सिक्कों के रूप में आरबीसीज एक के ऊपर एक एकत्रित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रोलिएक्स मिक्सचर।
तो एक नोट लिख लेंगे यहां पर, रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाने पर रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाने पर आरबीसीज सिक्कों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, सिक्कों के रूप में इकट्ठे या एकत्रित हो जाते हैं, जिसे रोलिएक्स मिक्सचर कहते हैं। जिसे रोलिएक्स मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, फिर हमको बताए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसके बाद वो नष्ट होने कहां जाते हैं? आरबीसी मुख्य रूप से तो नष्ट कहां होते हैं? प्लीहा में। उसके साथ साथ आप याद रख सकते हो कुछ आरबीसी यकृत में भी नष्ट होते हैं। अगर सवाल आ जाए आरबीसी नष्ट होते हैं प्लीहा यकृत दोनों, तो आंसर क्या करेंगे? दोनों। और अगर एक उत्तर करना हो तो बेहतर उत्तर आपके पास क्या होगा? प्लीहा। तो आरबीसी नष्ट प्लीहा में होते हैं और कुछ थोड़े बहुत लिवर में। प्लीहा के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है, ये हम प्रतिरक्षा में वैसे पढ़ेंगे भी आगे मानव स्वास्थ्य में। अभी के लिए आपको याद रखना है, ये एक तो आरबीसी का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं इसको अपन, क्योंकि आरबीसी नष्ट हो रहे हैं। दूसरा, अतिरिक्त रुधिर, आपके शरीर में अतिरिक्त रुधिर जो है वो कहां पर एकत्रित होता है? स्प्लीन में, इसलिए इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। और तीसरा, ये द्वितीयक लसिका उत्तक का भी उदाहरण है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन या द्वितीयक लसिका अंग भी किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहेंगे। ये स्प्लीन की संरचना भी हम आगे देखेंगे जब मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे, बट अभी के लिए आरबीसी का कब्रिस्तान है, इसे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, और ये किसका उदाहरण है? द्वितीयक लसिका अंग का। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे आरबीसीज मुख्यतः प्लीहा में नष्ट होते हैं। आरबीसीज मुख्यतः प्लीहा में नष्ट होते हैं, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे कुछ आरबीसीज यकृत में भी नष्ट होते हैं। कुछ आरबीसीज यकृत में भी नष्ट होते हैं। और प्लीहा से संबंधित ये 3 लक्षण लिख लेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी और द्वितीयक लसिका अंग। ठीक है ना, ये लसिका अंग हम पढ़ते हैं। 2 तरह के लसिका अंग होते हैं, प्राथमिक लसिका अंग और द्वितीयक लसिका अंग। ये अस्थि मज्जा और थाइमस प्राथमिक लसिका अंग होते हैं, बाकी स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, माल्ट, पेयर्स पैचेस, गले में टॉन्सिल्स, ये सब द्वितीयक लसिका अंग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कौन सी? आरबीसी की बात कर ली, संख्या हो गया, जीवन काल हो गया, नष्ट कहां हो रहे हैं, कार्य हमने देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या डालेंगे? डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हमारे पास कोशिकाएं आती हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या 6000 से 8000, या आप कह सकते हो 6000 से 10000। जीवन काल कितना होता है? कुछ दिनों से कुछ हफ्तों, यानी 4 से 20 दिनों का। तो डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या 6000 से 8000 है,
और जीवन काल कितना होता है? 4 से 20 दिनों का। लिख लो एक बार ये। अब देखो, अलग अलग प्रकार के WBCs हम पढ़ेंगे, मतलब मुख्य रूप से 5 अलग अलग प्रकार के WBCs होते हैं। लेकिन ये सारे WBCs का काम क्या होता है? जैसे RBCs तो गैसों के परिवहन में काम कर रहे हैं, WBCs क्या काम करते हैं? प्रतिरक्षा। सारे के सारे WBCs अलग अलग तरीके से प्रतिरक्षा में काम करते हैं। और क्योंकि WBCs प्रतिरक्षा में काम करते हैं, इसलिए इनको शरीर के सैनिक या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, पहली चीज। तो इसका मतलब है आपके पास 3 संभावनाएं हैं। अगर WBC की संख्या में कमी आ जाती है, अगर आपके WBCs की संख्या कम है, इसका मतलब प्रतिरक्षा आपकी कमजोर है। WBCs की संख्या में कमी होती है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। WBCs की संख्या में अगर कमी होती है तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। अगर WBC की संख्या अधिक हो जाती है, संख्या अधिक हो जाती है तो उसको कहते तो हैं ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब अपना ब्लड रिपोर्ट करवाते हो और ब्लड रिपोर्ट में आपका WBC काउंट ज्यादा आता है, तो डॉक्टर सीधे क्या बोलता है? कि आपके शरीर में संक्रमण या इंफेक्शन है। बहुत, अगर आपका WBC काउंट 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 आ रहा है, 10,000 से ज्यादा अगर आपके शरीर में WBC संख्या है, इसका मतलब शरीर में कोई संक्रमण हुआ है और संक्रमण से लड़ने के लिए WBC की संख्या बढ़ गई है। तो आप अपनी ब्लड रिपोर्ट अब खुद टेस्ट कर सकते हो, या आपके फैमिली में कोई भी ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें WBC काउंट को हम कहते हैं TLC काउंट। ब्लड रिपोर्ट में वो TLC लिखा होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें आप देखो अरे यार 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 TLC है, इसका मतलब शरीर में क्या है? संक्रमण। तो ल्यूकोसाइटोसिस शरीर में 2 समय होता है। एक तो आपके पास कोई भी संक्रमण के दौरान WBCs की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, और जो डायग्नोस करने में थोड़ा जटिल होता है, आपको पता है आपके शरीर में कोई संक्रमण नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी WBC की संख्या बढ़ी हुई है। आपका TLC काउंट 12,000, 13,000, 14,000 या 15,000 आ रहा है, लेकिन कोई संक्रमण या इन्फेक्शन शरीर में है नहीं, तब एलर्जी। एलर्जी के दौरान भी WBC की संख्या बढ़ती है, और सारे WBC की नहीं, केवल हम आगे पढ़ेंगे इएसिनोफिल्स। इएसिनोफिल्स, तो अब आप क्या करते हो? TLC काउंट नहीं देखते, DLC काउंट देखते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब सारे WBC को एक साथ नहीं देख रहे, आप अलग अलग WBC देख रहे हो, और आपको लगता है यार मेरे शरीर में संक्रमण नहीं है, लेकिन मेरा इएसिनोफिल काउंट बढ़ गया है, इसके कारण WBC की संख्या बढ़ गई है। तो यह किसका सूचक है? तो शरीर में 2 ही अवस्थाओं में WBC की संख्या बढ़ जाती है। या तो शरीर में कोई इंफेक्शन या संक्रमण है तो सीधा का सीधा TLC काउंट बढ़ जाएगा, संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर संक्रमण नहीं है फिर भी WBC काउंट बढ़ा हुआ है, इएसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, तो यह किसका सूचक है? एलर्जी का। और तीसरा, अगर WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाए, अगर WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाए तो यह ब्लड कैंसर, या जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। भगवान करे ऐसा ना हो भाई। हो रखा है? किसको हो रखा है? कुछ भी, ठीक है। तो WBC की संख्या अगर लाखों में पहुंच जाए तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। तो पहले तो जीवन काल लिख लिया आप लोगों ने, एक पॉइंट लिखो फिर ये बना लेना। सभी WBCs मिलकर
सभी WBCs मिलकर प्रतिरक्षा में कार्य करते हैं। ब्रैकेट में, इस कारण शरीर के सैनिक कहलाते हैं। शरीर के सैनिक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये बना लो तीनों। ठीक है, लिख लिया। डन। लग रहे हो, सजा रहे हो आप। ठीक है, अच्छा, अब WBCs को अपन दो प्रकार में विभेदित करते हैं। दो प्रकार में कौन कौन से? एक तो कणधारी यानी ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक अकणधारी यानी एग्रैन्युलोसाइट्स। तो आगे ले रहा हूं मैं। अब WBCs दो प्रकार के हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखो पहचान कैसे करोगे। ऐसे WBCs जिनके, जैसे अगर मैं एक WBC बनाता हूं, तो ऐसे WBCs जिनके कोशिका द्रव्य में आपको क्या मिलेंगे? ऐसे छोटे छोटे कण। तो अगर ऐसे WBCs हैं जिनके कोशिका द्रव्य में कण है, और कोशिका द्रव्य में कण के साथ साथ उनका ऐसा पिंडीय केंद्रक है, तो ऐसे WBCs जिनमें कौन सा केंद्रक मिलेगा? पिंडीय केंद्रक। और जिनके कोशिका द्रव्य में कण मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? ग्रैन्युलोसाइट्स। और सामान्य WBCs जिनके कोशिका द्रव्य में कोई कण नहीं है और सीधा केंद्रक उपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे? एग्रैन्युलोसाइट्स। तो पिंडीय केंद्रक और कोशिका द्रव्य में कण किसका खासियत है? ग्रैन्युलोसाइट्स। सामान्य कोई कण उपस्थित ना होना और सामान्य केंद्रक की उपस्थिति किसका लक्षण है? एग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स के दो लक्षण कौन से हो गए? एक तो आपके पास पिंडीय, या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लोब्ड न्यूक्लियस,
और दूसरा कोशिका द्रव्य में कण उपस्थित। ये ग्रैन्युलोसाइट्स के लक्षण हैं। कितने तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं? 3 प्रमुख प्रकार के, न्यूट्रोफिल्स, एसिडो या इएसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है इनमें कोशिका द्रव्य में कण अनुपस्थित और सामान्य केंद्रक। और इसमें 2 कौन से आते हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब एनसीईआरटी में इन सब का प्रतिशत दे रखा है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं सबसे अधिक संख्या में कौन से हैं, सबसे कम संख्या में कौन से हैं। ये तो सर्वाधिक संख्या में कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। 60 से 65% क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स। इएसिनोफिल्स 2 से 3%। बेसोफिल्स न्यूनतम होते हैं 0.1 से 1%। मोनोसाइट्स 6 से 8% और लिम्फोसाइट्स 20 से 25%। तो बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम, घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम पे WBC की संख्या याद रखनी है। सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स, न्यूनतम मात्रा में बेसोफिल्स। क्या किया? किसको चाहिए? स्वेटर खोल दे। सर्दी में कैसे एसी चालू करें? वो घुट सब ऐसे, क्लासरूम बंद है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड का वो स्रावन हो रहा है। सोचो आप, इतने से कक्षा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कोई ऐसा है क्या जो श्वसन नहीं कर रहा है? आप नहीं कर रहे हो, सजीव ही नहीं हो फिर आप। हाँ, ये नहीं कर रहा है सर। अरे आए हाय, धन्यवाद यार, ये गजब है, ये भी बढ़िया है। हाँ भाई, बन गया। पढ़ेंगे ना सबको एक एक करके। डन। बांट रहे हो आप, खुशियां बांट रहे हो। ओह, ठीक है भाई, अब लिख लिया होगा। अब एक एक करके देखने हमारे पास। सबसे पहले कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स। देखो, 2 तो खासियत है। न्यूट्रोफिल्स के भी कोशिका द्रव्य में कण होगा, लेकिन उस कण को किसी डाई से अभिरंजित नहीं कर सकते। दूसरा, न्यूट्रोफिल्स में बहुपिंडीय केंद्रक होता है। तो मैं सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं ले रहे हैं हम लोग? न्यूट्रोफिल्स।
अब न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमको यह तो मालूम चल गया, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसीज हैं, यह हमको मालूम है। दूसरा हमें मालूम चल गया इनमें बहुपिंडीय केंद्रक होता है, या जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। और क्योंकि इनमें बहुपिंडीय केंद्रक होता है, बहुपिंडीय केंद्रक होता है, इसलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, पीएमएनएल, बहु आकारिकी या पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। तो बहु आकारिकी केंद्रक ल्यूकोसाइट या पीएमएनएल किसे कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स को। अब न्यूट्रोफिल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का मुख्य कार्य है भक्षण, यानी ये हमारे रुधिर में पाए जाने वाले सबसे मुख्य फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। अगर रुधिर में कोई भी जीवाणु है, रुधिर में कोई भी विषाणु है, तो उसको खा जाने का काम कौन करते हैं, न्यूट्रोफिल्स। आखिरी में न्यूट्रोफिल्स और अधिकांश डब्ल्यूबीसीज एक और प्रक्रिया दर्शाते हैं जिसे कहते हैं डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन। यह नई चीज है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई कोशिका में चोट लग गई। अगर आपके शरीर में कोई भी उत्तक है, कोई भी कोशिका है जहां पर चोट लग गई, तो सामान्यतः उत्तक के अंदर या कोशिका के अंदर तो कोई रुधिर कोशिकाएं नहीं जाती। लेकिन अगर चोट लगने पर, किसी उत्तक में चोट लगती है, तो चोट लगने पर धमनियां या जो केशिकाएं होती हैं वो पिचकती हैं, और पिचक कर डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो किस में प्रवेश कर जाते हैं, उत्तकों में। जैसे अपन टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं, तो आप ऐसे टूथपेस्ट को दबाते हो ताकि उसमें पेस्ट निकल सके, ऐसा ही सामान्यतः डब्ल्यूबीसीज उत्तकों में प्रवेश नहीं करते। लेकिन अगर उत्तकों में कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो धमनियां क्या होती हैं, स्क्वीज या पिचकती हैं, और उन केशिकाओं के पिचकने से डब्ल्यूबीसीज किस में प्रवेश कर जाते हैं, उत्तकों में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन। कौन दर्शाएगा, न्यूट्रोफिल्स और डब्ल्यूबीसीज दर्शा करते हैं। लिखेंगे पॉइंट्स न्यूट्रोफिल्स में। पहला तो बहुपिंडीय केंद्रक उपस्थित, बहुपिंडीय केंद्रक उपस्थित, इस कारण इन्हें पीएमएनएल कहते हैं। पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। इस कारण इन्हें पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य कार्य। मुख्य कार्य भक्षण, यानी ब्रैकेट में प्रमुख भक्षाणु कोशिकाएं। मुख्य कार्य भक्षण यानी भक्षाणु कोशिकाएं। और नेक्स्ट पॉइंट, उत्तक में चोट लगने पर, उत्तक में चोट लगने पर यह उत्तकों में प्रवेश करते हैं। इसे डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन कहा जाता है। इसे डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन कहा जाता है।
ठीक है, बहुपिंडीय केंद्रक हो गया, मुख्य कार्य भक्षाणु हो गए, और उत्तक में चोट लगने पर ये उत्तकों में प्रवेश करते हैं, इसे क्या कहते हैं, डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन कहेंगे। ये तो बात हो गई आपके पास न्यूट्रोफिल्स की। दूसरी कौन सी कोशिकाएं आती है हमारे पास, इएसिनोफिल्स। अब इएसिनोफिल्स को हम कहते हैं एसिडोफिल्स भी। पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, इनमें कैसा होता है, द्विपिंडीय केंद्रक। इनमें केंद्रक कैसा होगा, द्विपिंडीय, मतलब दो पिंड वाला केंद्रक होगा। इनके कोशिका द्रव्य के कणों को एक अम्लीय डाई से अभिरंजित किया जाता है, और वो अम्लीय डाई कौन सी होती है, इयोसिन। तीसरा सबसे प्रमुख इनका काम होता है, इनकी संख्या किसके दौरान बढ़ जाती है, एलर्जी के दौरान किनकी संख्या बढ़ जाती है, इएसिनोफिल्स की। और दूसरा जो कृमि संक्रमण होता है हमारे शरीर में, तो कृमि संक्रमण से लड़ने में, या जिसके कहते हैं हम लोग हेलमिंथ संक्रमण से लड़ने में कौन काम करते हैं, इएसिनोफिल्स काम करेंगे। तो केंद्रक याद रखना है, कण को किस डाई से स्टेन किया जाता है, अभिरंजित, एलर्जी के दौरान बढ़ जाएंगे, और हेलमिंथ या कृमि संक्रमण से लड़ने में काम करेंगे। नेक्स्ट आएगा इएसिनोफिल्स। पहला, द्विपिंडीय केंद्रक उपस्थित, द्विपिंडीय केंद्रक उपस्थित। दूसरा, कोशिका द्रव्य के कणों को, क्या प्रेम है, हाथों से खिलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका द्रव्य के कणों को, कोशिका द्रव्य के कणों को अम्लीय डाई, अम्लीय डाई इयोसिन से अभिरंजित किया जाता है। इयोसिन डाई से अम्लीय डाई से अभिरंजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट में कार्य में इनकी संख्या, इनकी संख्या एलर्जी के दौरान बढ़ जाती है। इनकी संख्या एलर्जी के दौरान बढ़ जाती है, तथा यह हेलमिंथ या कृमि संक्रमण में से लड़ने में कार्य करते हैं। तथा यह हेलमिंथ या कृमि संक्रमण से लड़ने में कार्य करते हैं। या कृमि संक्रमण से लड़ने में कार्य करते हैं। हां, एलर्जी में संख्या बढ़ जाती है तथा हेलमिंथ या कृमि संक्रमण से लड़ने में कार्य करते हैं। और तीसरे आपके पास कौन से आते हैं, बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स की बात करें, पहली चीज तो इनमें 2 से 3 असामान्य पिंडीय केंद्रक होता है।
इनके केंद्रक में क्या होते हैं, 2 या 3 असामान्य या इरेगुलर पिंड होते हैं। दूसरा, इनके कोशिका द्रव्य को अभिरंजित करने के लिए क्षारीय डाई, कौन सी डाई काम करती है, मिथिलिन ब्लू। और बेसोफिल से 3 रसायनों का स्त्रावन होता है, तीनों इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। 3 प्रकार के रसायनों का स्त्रावन किससे होगा, बेसोफिल से। हिपेरिन का काम प्रतिस्कंदन कारक, रुधिर के थक्के को बनने से रोकता है, तो हिपेरिन आपके पास क्या होता है, प्रतिस्कंदन कारक। हिस्टामीन क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं को फैलाता है, रुधिर वाहिकाओं को फैलाता है यानी वैसोडाइलेटर। और सेरोटोनिन रुधिर वाहिकाओं को सिकोड़ता है, संकुचित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं। तो बेसोफिल से 3 रसायन स्रावित होंगे, प्रतिस्कंदन कारक हिपेरिन, वैसोडाइलेटर जो रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा, और सेरोटोनिन रुधिर वाहिकाओं को सिकोड़ेगा। लिखेंगे पॉइंट्स बेसोफिल्स में। 2 से 3 असामान्य पिंड वाला केंद्रक, 2 से 3 असामान्य पिंड वाला केंद्रक, नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य के कण, कोशिका द्रव्य के कण क्षारीय डाई मिथिलिन ब्लू से अभिरंजित होते हैं। कोशिका द्रव्य के कण क्षारीय डाई मिथिलिन ब्लू से अभिरंजित होते हैं। और नेक्स्ट, बेसोफिल से 3 रसायनों का स्त्रावन होता है। तीन रसायनों का स्त्रावन लिख लेंगे, हिपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन, ब्रैकेट में उनके कार्य। अब एक चीज है ना, ये सूजन आ जाती है शरीर में, सूजन को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, शोथ या प्रदा। तो शोथ या प्रदा में कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं, बेसोफिल्स। और ये बेसोफिल्स हम आगे देखते हैं किसका, मास्ट सेल्स होते हैं जो एलर्जी में काम करते हैं, त्वचा के नीचे होते हैं। तो मास्ट सेल्स के कार्यों में भी किसका योगदान रहता है, बेसोफिल्स का। तो एक नोट लिख लेंगे यहां पर, बेसोफिल्स शोथ या प्रदा अभिक्रियाओं में भी प्रयुक्त होते हैं। बेसोफिल्स शोथ या प्रदा प्रक्रियाओं में भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो आपके पास कणधारी कोशिकाएं थी जिनमें पिंडीय केंद्रक थे और कोशिका द्रव्य में कण थे। अब हमारे पास दूसरे कौन से आ जाते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं मोनोसाइट्स। अब ये मोनोसाइट्स जो होते हैं ये भी बड़े आकार के WBCs हैं, और इनमें किस आकार का केंद्रक पाया जाता है, किडनी आकार का।
तो इनमें जो केंद्रक है वो कैसा होगा? किडनी आकार का केंद्रक होगा। इनका प्रमुख कार्य भी किसमें होता है? भक्षण यानी फैगोसाइटोसिस। मतलब हमारे रुधिर में दो भक्षाणु कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। फर्क यह है कि ये मोनोसाइट्स कुछ समय बाद उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये उत्तकों में प्रवेश कर जाएंगे मोनोसाइट्स, तो उत्तकों में प्रवेश कर देने के बाद या प्रवेश करने के बाद इनको किस नाम से जाना जाता है? मैक्रोफेजेस। देखो, जब तक ये रुधिर में प्रवाहित हो रहे हैं तब तक तो इनको मोनोसाइट्स कहेंगे। जैसे ही ये उत्तकों में प्रवेश करेंगे, उत्तकों में प्रवेश करने पर इनको क्या कहेंगे? मैक्रोफेजेस। और वहां पर भी ये काम तो क्या करेंगे? भक्षण का। लेकिन इसमें उदाहरण है, जैसे आप लिवर की बात करें, लिवर में मैक्रोफेजेस को किस नाम से जानते हैं? कूपफर सेल्स कहते हैं। मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में इनको हम कहते हैं माइक्रोग्लायोसाइट्स। फेफड़ों में अगर ये चले जाएं, लंग्स में, तो इनको कहते हैं डस्ट सेल्स। अस्थियों के अंदर, बोन्स के अंदर, इनको कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट्स। और एक और याद रखना है आपको, अगर ये संयोजी उत्तकों में प्रवेश करें तो संयोजी उत्तकों में मैक्रोफेजेस को किस नाम से जाना जाता है? हिस्टियोसाइट्स। तो हिस्टियोसाइट्स, कूपफर सेल्स, माइक्रोग्लायोसाइट्स, डस्ट सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट, ये सब किसके उदाहरण हैं? मैक्रोफेजेस के उदाहरण हैं। और दो कोशिकाएं हैं जो भक्षण में काम करती हैं, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। तो लिख लेंगे एक में मोनोसाइट्स, सबसे बड़े डब्ल्यूबीसीज और किडनी आकार का केंद्रक। ठीक है, याद रखना, अगर बाय चांस सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है? मोनोसाइट। सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी पूछ लिए जाएं, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट सबसे छोटे होते हैं, सबसे बड़े कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स। ठीक है, तो और सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी और इसमें किडनी आकार का केंद्रक उपस्थित, किडनी आकार का केंद्रक उपस्थित। कार्य भक्षण या फैगोसाइटिक सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तकों में प्रवेश होने के पश्चात, उत्तकों में प्रवेश करने के पश्चात या होने के पश्चात इन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। उत्तकों में प्रवेश होने के पश्चात इन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। और मैक्रोफेजेस के ये उदाहरण लिख लेंगे। याद रखना, ये जब भी डब्ल्यूबीसी को अपन इओसिन डाई से अभिरंजित करते हैं या मिथिलिन ब्लू डाई से अभिरंजित करते हैं, अभिरंजित इसलिए करते हैं ताकि पहचान कर सकें। भाई, आप ब्लड सैंपल स्टडी कर रहे हो, आपको पता है ब्लड में जो लाल लाल रंग की कोशिकाएं हैं वो तो आरबीसीज हैं। अब बाकी सारी श्वेत कोशिकाएं तो डब्ल्यूबीसी हैं। उसमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रोफिल्स हैं, ईएसिनोफिल्स हैं, एसिडोफिल्स हैं? तो उनको हम डाई से अभिरंजित करके पता करते हैं, पहचान करने में यूज होते हैं। लिख लिया? फिर आखिरी में लिम्फोसाइट्स।
ले लूं आगे। अब ये लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स। फर्क क्या है? बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वन दोनों कहां होता है? अस्थि मज्जा में। तो बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण परिपक्वन दोनों अस्थि मज्जा में होगा। और हम आगे पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य में कि ये किस में काम करते हैं? तरल प्रतिरक्षा में। इनका काम, इनसे एंटीबॉडीज निकलती हैं और ये किस तरह की प्रतिरक्षा में काम करते हैं? तरल ह्यूमोरल इम्यूनिटी में काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनका परिपक्वन थाइमस में होता है, इसलिए टी का मतलब थाइमस है। और ये टी लिम्फोसाइट सबसे छोटे हैं और ये किस तरह की प्रतिरक्षा में काम करते हैं? कोशिका माधित प्रतिरक्षा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ठीक है, लिखेंगे। लिम्फोसाइट्स में दो हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण व परिपक्वन बी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण व परिपक्वन दोनों अस्थि मज्जा में होता है। संश्लेषण व परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। और कार्य तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। कार्य तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। और दूसरे आते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में संश्लेषण अस्थि मज्जा में, संश्लेषण अस्थि मज्जा में, परिपक्वन थाइमस में। टी का मतलब ही थाइमस है। संश्लेषण अस्थि मज्जा में, परिपक्वन थाइमस में। और कार्य कोशिका माधित प्रतिरक्षा में। देखो, आरबीसीज तो कहां नष्ट होते हैं? प्लीहा में। अब ये डब्ल्यूबीसीज काम करने के बाद कहां नष्ट होते हैं? लसिका तंत्र में। जो लिम्फेटिक सिस्टम है या लसिका तंत्र है, उसमें ये क्या हो जाते हैं? नष्ट। तो एक नोट लिख लेंगे लास्ट में। सभी डब्ल्यूबीसीज लसिका तंत्र में नष्ट होते हैं। सभी डब्ल्यूबीसीज लसिका तंत्र में नष्ट होते हैं। ठीक है, तो आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज। आखिरी में हमारे पास कौन से आते हैं? बिंबाणु, प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब बिंबाणु या प्लेटिलेट्स की सामान्य संख्या
1.5 लाख से 3.5 लाख। इनका जीवन काल 8 से 9 दिनों का। अब देखो ये बनते कैसे। अस्थि मज्जा के अंदर एक बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। सारे देखो आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसीज हो, बिंबाणु हो, सबके सब बनेंगे कहां? अस्थि मज्जा में बनेंगे। तो अस्थि मज्जा में एक बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। इसका खंडन, इसके टुकड़े होते हैं, और इसके जब टुकड़े होंगे तो इनके टुकड़ों से आपके पास क्या बन जाते हैं? बिंबाणु या प्लेटिलेट्स। तो बिंबाणु किनके टुकड़ों से या किनके खंडन से बन रहे हैं? मेगा कैरियोसाइट, और इनके टुकड़ों से बनते हैं। इसका मतलब ये जो बिंबाणु हैं इनमें भी केंद्रक नहीं होता। तो आरबीसीज में भी केंद्रक नहीं होता और हमारे जो बिंबाणु हैं उनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। काम किसमें करेंगे प्लेटिलेट्स? रुधिर स्कंदन में। इनका मुख्य काम ही किसमें होता है? रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बीमारी में इनकी संख्या कम हो जाती है? डेंगी। ठीक है, डेंगी होता है बट चलेगा डेंगू भी। तो डेंगी ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाती है। लिख लेंगे। बिंबाणु में जीवन काल तक तो लिख लिया होगा, फिर हम लिखेंगे। फिर बिंबाणु का निर्माण, बिंबाणु का निर्माण मेगा कैरियोसाइट्स के खंडन से होता है। का निर्माण मेगा कैरियोसाइट्स के खंडन से होता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे, बिंबाणु केंद्रक रहित होते हैं। बिंबाणु केंद्रक रहित होते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य कार्य रुधिर स्कंदन में। मुख्य कार्य रुधिर स्कंदन में। और ये नष्ट कहां होंगे? प्लीहा और यकृत में। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबाणु, बिंबाणु प्लीहा व यकृत में नष्ट होते हैं। बिंबाणु प्लीहा व यकृत में नष्ट होते हैं। और एक नोट लिख लेंगे यहां पर, डेंगू या डेंगी रोग में बिंबाणु की संख्या घट जाती है। बिंबाणु की संख्या घटने से क्या रिस्क रहती है? अगर चोट लग जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो थक्का नहीं बन पाता। फिर डेंगी या डेंगू रोग में बिंबाणु की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी रुधिर कोशिकाएं हो गई, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बिंबाणु। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग।
ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अब हम फिर रुधिर स्कंदन, या जिसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और रुधिर स्कंदन को हम टेक्निकल शब्दों में कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब रुधिर, स्टेसिस का मतलब उसको रोक देना। ठीक है, अब एक मिनट। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है, जब हम रुधिर थक्के की बात करेंगे, रुधिर स्कंदन की बात करते हैं, तो रुधिर स्कंदन में 13 प्रोटीन कारक काम करते हैं। लेकिन 13 के 13 क्रम में लिख तो दूंगा यहां पर आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि वो 13 स्कंदन कारक के नाम क्या है। हमको मुख्य रूप से 6 कारक याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां, क्योंकि वो अपन ने हीमोफीलिया में पढ़ा है। हीमोफीलिया ए में अपन ने पढ़ा था स्कंदन कारक 8 की कमी होती है, और हीमोफीलिया बी में पढ़ा था स्कंदन कारक 9 की कमी होती है, तो वो पता होने चाहिए। उसके अलावा 4 कारक ही अपनी एनसीईआरटी में दे रखे। नाम तो मैं 13 लिखा दूंगा, लेकिन काम के ये पहले 4 हैं। अब देखो हो क्या रहा है, सिंपल सा उदाहरण आपको रखना है। जब कभी भी अपन चोट होती लगती है, तो चोट लगने पर यहां जहां से खून बहता है, हम लोग क्या करते हैं, उस हिस्से को दबा देते हैं। मतलब अगर शरीर में कहीं पर भी चोट लगी है या इंजरी हुई है, तो सिस्टम क्या करेगा, वहां की रुधिर वाहिकाओं को सिकोड़ेगा या फैलाएगा, सिकोड़ देगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा ताकि रुधिर प्रवाह धीमा हो सके। तो उत्तक में चोट लगने पर सबसे पहले तो रुधिर वाहिकाएं क्या हो जाती हैं, संकुचित, रुधिर वाहिकाएं दब जाएंगी ताकि रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाए। फिर आप खून को दबाओगे और फिर क्या करोगे, कॉटन वॉटन या पट्टी लगाओगे ताकि वहां पर खून रुक जाए। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लेटिलेट। जहां पर रुधिर वाहिकाएं संकुचित हो रही हैं, वहां पे सारे प्लेटिलेट इकट्ठे होकर उस इंजरी को क्या करेंगे, रोक लेंगे, यानी प्लेटिलेट का प्लग बनेगा। अब एक क्रमबद्ध तरीके से स्कंदन कारक काम करेंगे। कैसे, सबसे पहले प्लेटिलेट से निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, या जिसको थ्रोम्बोकाइनेज कह सकते हो। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज किसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित करेगा। क्या हुआ, प्लेटिलेट से कौन सा रसायन या प्रोटीन निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कह सकते हो।
और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम के साथ मिलकर क्या कर रहा है, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर रहा है। थ्रोम्बिन सक्रिय होगा, सक्रिय होने पर यह थ्रोम्बिन निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को किसमें परिवर्तित करता है, फाइब्रिन, और जो थक्का बनता है वो किसका बनता है, फाइब्रिन का। तो अब ऑब्जेक्टिव सवाल में आपके पास एक तो क्रम पूछ सकते हैं, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि कौन ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी कोशिका काम कर रही है, बिंबाणु, कौन सा खनिज काम कर रहा है, कैल्शियम, कौन सा प्रोटीन का थक्का बनता है, फाइब्रिन, और कौन सा विटामिन यूज होता है, विटामिन के। अब विटामिन के का काम क्या है, विटामिन के किसका संश्लेषण करता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कौन करता है, विटामिन के, और कैल्शियम क्या कर रहा है, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर रहा है। मैंने आपसे कहा था 4 कारक ही याद रखने। पहला कारक होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा कारक होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा कारक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा होता है कैल्शियम। एनसीईआरटी में यही है। उसके अलावा 13 कारक हैं, वो मैं लिस्ट अभी लिख दूंगा, बना लो। बन गया। याद रखना, ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स कहां पे निर्मित होते हैं, संश्लेषण कहां होता है, यकृत में। सारे प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में। ले लूं आगे। और क्या, रुधिर, प्रोथ्रोम्बिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन भी प्लाज्मा प्रोटीन, सब प्लाज्मा प्रोटीन है। वो 3 प्रमुख प्रकार के ग्रुप्स 3 है, उसके अंदर ही बहुत सारे ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन ही है। ले लूं आगे।
अब ये 13 स्कंदन कारक के नाम लिख रहा हूं यहां पर। इसमें काम के आपको ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4 8 9 जो टिक किए हैं वही याद रखने हैं। छठे का नाम ही नहीं है कोई, बेनाम। क्लॉटिंग फैक्टर 10 है, स्टुअर्ट कारक।
ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, 6 कारक ही याद रखना, सारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लिया, बन गया पॉइंट। क्या हुआ? वो इस बार आपके टेस्ट सिलेबस में बायोटेक नहीं दिया है, वो एक्चुअली पेपर बन चुका है, इसलिए अब वो अगले टेस्ट में आएगा, इसलिए पेपर तैयार हो गया तो अब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो अब नेक्स्ट टेस्ट में फिर बायोटेक पूरा दे देंगे, बायोटेक के साथ मानव कार्य की भी दे देंगे। अच्छा, अब एक चीज ये, अब रुधिर का थक्का तो हमारे पास किसका बना? फाइब्रिन का। तो रुधिर का थक्का तो किसका बना है? फाइब्रिन का। इस थक्के को भी घोलना पड़ेगा। थक्का जो खुरंड आ जाता है या थक्का बन जाता है, उसको घोलने में एक प्रोटीन काम करता है जिसे हम कहते हैं प्लास्मिन। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, एक नोट, फाइब्रिन थक्के को घोलने में फाइब्रिन थक्के को घोलने में प्लाज्मिन प्रोटीन कार्य करता है। फाइब्रिन थक्के को घोलने में प्लाज्मिन प्रोटीन कार्य करता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देखो, थक्का कहां बनना चाहिए? जहां पर चोट लगी हो। उत्तकों में जहां जहां पर चोट लगी होगी, चोट लगने पर थक्का बनना चाहिए। रुधिर का थक्का कहां नहीं बनना चाहिए? रुधिर वाहिकाओं के भीतर, धमनियों के भीतर या शिराओं के भीतर थक्का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे रुधिर का प्रवाह प्रवाहित होगा और उत्तकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब, अगर रुधिर वाहिकाओं के भीतर अगर थक्का जम जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, और ऐसे थक्के को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। याद रखना भाई, थक्का अच्छी चीज तब है जब चोट लगी हो, उत्तकों में चोट लगी हो तब थक्का बनना चाहिए। रुधिर वाहिकाओं के भीतर थक्का नहीं बनना चाहिए। रुधिर वाहिकाओं के भीतर अगर थक्का बनता है तो उस थक्के को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रोम्बोसिस। और हमको पता है, एक धमनी होती है जो हृदय को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी ही ऑक्सीजन और रुधिर हृदय की पेशियों को सप्लाई करती है। तो इसमें जब क्लॉट आ जाता है, इसमें थक्का जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। और इसी के कारण क्या उत्पन्न होता है? हार्ट अटैक। और इस थक्के को घोलने के लिए कौन सा इंजेक्शन या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस थक्के को घोलता है, लेकिन कौन से थक्के को घोलता है? जो रुधिर वाहिकाओं या धमनियों में जम जाता है। तो लिखेंगे पॉइंट सब एक, रुधिर वाहिकाओं के भीतर रुधिर वाहिकाओं के भीतर रुधिर वाहिकाओं के भीतर थक्का निर्माण थ्रोम्बोसिस कहलाता है। थ्रोम्बोसिस कहलाता है, और ऐसे थक्के को थ्रोम्बस कहते हैं। फिर नेक्स्ट, कोरोनरी धमनी में थक्का, कोरोनरी धमनी में थक्का
कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहलाता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसे घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का प्रयोग किया जाता है। इस थक्के को घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का प्रयोग किया जाता है। और अगर ये और भी खतरनाक क्या है, ये तो थक्का हानिकारक है। मान लो अगर थक्का फैलने लग जाए, मतलब एक धमनी से दूसरी धमनी में मूव करने लग जाए, गतिशील थ्रोम्बस को हम किस नाम से जानते हैं? एम्बोलस। भाई अगर आपको पता है थक्का एक ही जगह है तो उसको आप घोल सकते हो, लेकिन अगर वो थक्का रुधिर के साथ साथ दूसरी धमनियों में पहुंचने लग जाए तो वो और भी हानिकारक है। और ऐसा गतिशील थक्का या गतिशील थ्रोम्बस को क्या कहते हैं? एम्बोलस। तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गतिशील थ्रोम्बस को एम्बोलस कहते हैं। गतिशील थ्रोम्बस को एम्बोलस कहते हैं, EMBO। ठीक है भाई, चलो बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।